दोस्तों इकोनॉमिक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मुद्रा, बैंकिंग और नोटबंदी। तो इसकी पिछली 2 क्लासों में हम मुद्रा, नोटबंदी जिसे विमुद्रीकरण भी कहा जाता है, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी दोस्तों हमने पिछली क्लासों में पढ़े। और आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसकी हम शुरुआत करेंगे। और इस वीडियो में हम भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो में आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जैसे 50 क्वेश्चन कर लो, आपको इन्हीं में से सभी मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आज के समय में कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। और मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं, यानी मैं उनका बेस भी आपको समझाऊंगा, ताकि एग्जाम में जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका कोई क्वेश्चन गलत ना होगा। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिससे दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन है वो इससे बाहर न जाए। यानी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और साथ ही यह भी बता देता हूं कि मैं जो है वो आपको सभी सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और दोस्तों जो स्टूडेंट पहले से ही इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो उनको नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और साथ ही उनका रिवीजन हो जाएगा, और प्रैक्टिस सेट की तरह भी वो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वह आयोग जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम की सिफारिश की थी। तो वो आयोग था ऑप्शन बी, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग 1926 में स्थापित हुआ था, और दोस्तों इस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के नाम की सिफारिश की थी। और फ्रेंड्स मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो सभी के सभी पहले एग्जाम में प्रश्नों जितने भी पूछे हुए हैं वो प्रश्न भी मैंने इस वीडियो में दिए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देगा उन्हें यह पता नहीं होता कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनका तो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही प्रैक्टिस सेट के रूप में भी वे इस वीडियो को पढ़ लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कितनी करोड़ पूंजी के साथ हुई थी? तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, तो ये 5 करोड़ पूंजी के साथ हुई थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों यहां बात हुई है समिति की। तो जो समिति थी वो थी केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। और आयोग की बात पूछी जाए तो आयोग है हिल्टन यंग आयोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और उस समय जो है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन बी, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है दोस्तों ये प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। और अगर इनका कार्यकाल पूछा जाए तो इनका कार्यकाल था 1935 से 1937 ईस्वी तक का। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सी डी देशमुख। और सी डी देशमुख का कार्यकाल 1943 से 1949 तक था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए सर बेनेगल रामाराव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है, जो 1949 से 1957 ईस्वी तक था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सभी के सभी को अच्छे से याद कर लेना। आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसे पढ़ने के बाद कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो अमिताभ घोष भारतीय रिजर्व बैंक के ऐसे गवर्नर थे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, और ये कितने दिन का रहा? तो कुल 20 दिन का कार्यकाल इनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के ऐसे गवर्नर कौन थे जो वित्त मंत्री भी रहे थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान अथवा केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय है वो है ऑप्शन बी मुंबई में। और भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय इन सभी जगह है। आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन वर्ष का समय क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के लेखांकन का जो वर्ष था वो आरंभिक दौर में जनवरी से दिसंबर था, लेकिन 11 मार्च 1940 को यह बदलकर जुलाई से जून कर दिया गया। उसके 80 वर्ष जुलाई 2020 के बाद पुनः भारतीय रिजर्व बैंक का लेखांकन वर्ष वित्तीय वर्ष की तरह 1 अप्रैल से 31 मार्च किया गया। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का संचालन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्यों का संचालन करता है वो करता है केंद्रीय संचालक मंडल। नेक्स्ट, बैंकिंग से संबंधित सारे देश को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स ये बांटा गया है 4 भागों में। वो कौन कौन से हैं? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। इसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए 5 सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड होता है। तो यह आपको याद रखना है कि जो ये 4 क्षेत्र है उसमें जो है 5 सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड होता है, और चारों स्थानीय बोर्ड में प्रत्येक से एक 4 संचालक केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि एक एक बोर्ड में एक एक संचालक जो है वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 10 अन्य संचालक तथा एक सरकारी अधिकारी भी सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। और इन्हें जो है उद्योग, व्यापार और सहकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्डों के संचालक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 4 वर्ष का। स्थानीय बोर्डों में मनोनीत सरकारी अधिकारी जो होता है वो भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। जो केंद्र सरकार की इच्छा अनुसार कितने भी समय तक बोर्ड में बना रह सकता है। और स्थानीय बोर्डों के जो कार्यालय हैं वो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में हैं। यह पॉइंट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, केंद्रीय बोर्ड में कितने गवर्नर होते हैं? तो दोस्तों केंद्रीय बोर्ड में जो होते हैं वो 1 गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं। यह भी आपको याद रखना है।
केंद्र सरकार के गवर्नर तथा उप गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये की जाती है भारत सरकार द्वारा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, केंद्र सरकार के गवर्नर तथा उप गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। और दोस्तों, किसकी सलाह पर प्रधानमंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी, वित्त मंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा उप गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 वर्ष का। नेक्स्ट है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये स्थापित किया गया था ऑप्शन बी, कोलकाता में। और किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया था 1937 में। अगला क्वेश्चन, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस कौन देता है? तो बैंकों की नई शाखाएं खोलने के जो लाइसेंस देता है वो देता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो फ्रेंड्स, आपको यह याद रखना है कि भारत में जो कागजी नोट मुद्रा जारी करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में जो सिक्कों को जारी करता है दोस्तों, वो करता है वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो फ्रेंड्स, 1 रुपए के नोट पर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि ₹1 के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। अब दोस्तों, हम भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों के बारे में जानेंगे और यहां से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिनमें पहला कार्य है नोट निर्गमन। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो 1 रुपए के सिक्के या नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक को विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक के किस कार्य के अंतर्गत आता है? यानी यह आपको याद रखना है कि 1 रुपए के सिक्के हो या नोट हो या उससे छोटे सिक्के हो, 1 रुपए से ऊपर के सिक्कों को जो जारी करने का अधिकार है वो है भारतीय रिजर्व बैंक का, और ये नोट निर्गमन के अंतर्गत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स, ये अपनाया गया था 1956 में। भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम कोष प्रणाली को हम डिटेल से समझेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों, 515 करोड़ मूल्य का न्यूनतम कोष रखा गया है, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण तथा 400 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति की व्यवस्था की गई है। लेकिन 31 अक्टूबर 1957 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन कर न्यूनतम कोष की राशि 200 करोड़ कर दी गई, जिसमें 115 करोड़ के मूल्य के स्वर्ण तथा 85 करोड़ के विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखा जाना निश्चित किया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1957 में अपनाई गई न्यूनतम कोष पद्धति आज भी जारी है। नेक्स्ट दोस्तों, सरकार के बैंकर का कार्य करना। सरकार के बैंकर का जो कार्य करता है वो भी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और यहां से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे भारत सरकार के बैंकर का कार्य कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से धन प्राप्त करना तथा इनके आदेशानुसार इसका भुगतान करना किसका कार्य है? तो दोस्तों, भारत सरकार और राज्य सरकार जो होती है उनकी ओर से धन को प्राप्त करता है आरबीआई, और इन सरकारों के आदेशानुसार इसका भुगतान करता है। तो ये कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक का है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को आर्थिक सलाह कौन देता है?
तो ये दी जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो या वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आप दोस्तों निश्चिंत रहे, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप सभी क्लास वाइज उसे अटेंड कर लेना, आपका कोई क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, सरकारी कोषों का स्थानांतरण करना किसका कार्य है? तो फ्रेंड्स सरकारी कोषों का जो स्थानांतरण करना होता है वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य। अब हम जानेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, भारत में बैंकों के बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक। व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता कौन है? फ्रेंड्स जो भी व्यापारिक बैंक है उनको जो ऋण देता है वो देता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण रखता है? तो बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण रखता है भारतीय रिजर्व बैंक। आप इन क्वेश्चन को किसी को भी साधारण मत समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और इन्हीं में से आपको आगे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना, चाहो तो आप अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में इन्हें लिख लेना और क्लास वाइज आप अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद होता है। अनुसूचित बैंक का निरीक्षण करना एवं नए बैंकों की स्थापना के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान करना किसका व्यापक अधिकार है? तो ये अधिकार है दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक का। तो सन 1949 में बैंकिंग नियम अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को यह व्यापक अधिकार प्राप्त किया गया। अब बात करेंगे हम विनिमय दर को स्थिर रखना। तो विनिमय दर को स्थिर रखना भी कार्य होता है भारतीय रिजर्व बैंक का। और दोस्तों ये विनिमय दर जो होती है वो विनिमय नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, विनिमय नियंत्रण के लिए आवश्यक है तो विनिमय दर। नेक्स्ट है, साख का नियंत्रण करना। तो दोस्तों यह भी आरबीआई का कार्य है, साख का नियंत्रण करना। तो साख तथा मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए देश में मुद्रा तथा साख की मांग में पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। देश में मौद्रिक स्थायित्व लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण का करना होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि देश में मौद्रिक स्थायित्व लाने के लिए किस कार्य का करना आवश्यक है? तो साख का नियंत्रण। नेक्स्ट है, कृषि साख की व्यवस्था करना। तो कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी स्थापना की है? तो ये की है ऑप्शन ए, नाबार्ड की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं नाबार्ड एक बैंक है और नाबार्ड से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे और आगे इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी हम पढ़ेंगे। तो कृषि साख और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना किसका कार्य है? तो फ्रेंड्स ये कार्य है नाबार्ड का। नेक्स्ट है, आरबीआई का कार्य समाशोधन गृह का कार्य करना। तो देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है, तो यह प्रदान करता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। और यह कार्य करके रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपए के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट काम आता है औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में सहायता करना। तो औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में सहायता करना भी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है।
यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य सरकार वित्त निगमों के बड़ी मात्रा में अंश भारतीय रिजर्व बैंक ने खरीद रखे हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण भी प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित समंक एकत्रित करना। तो आर्थिक व्यवस्था से संबंधित समंक एकत्रित करना किसका कार्य है? भारतीय रिजर्व बैंक का। दोस्तों, बैंकिंग से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो या केंद्र का एग्जाम हो, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। रिजर्व बैंक मुद्रा, साख, बैंकिंग, वित्त, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना तथा प्रकाशित करना किसका कार्य है? तो आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक का। यह आंकड़े देश की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने समझने में सहायता देते हैं। और दोस्तों, देश में मौद्रिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों के साथ नियंत्रण महत्वपूर्ण है। प्रमुख कार्यों में साख नियंत्रण महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा योजना कौन बनाता है? तो भारत में जो मुद्रा योजना बनाता है वो बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत के किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट किस प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारत में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। नेक्स्ट, भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो दोस्तों, भारत में कहाँ कहाँ नोट छपते हैं, कहाँ नोटों की स्याही बनती है, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो 20 रुपए और इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई करेंसी नोट प्रेस देवास में होती है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 को। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो नाबार्ड का पूरा नाम है, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाबार्ड। और दोस्तों, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो मासिक वेतन होता है वो होता है 2.5 लाख। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? तो फ्रेंड्स, बैंकिंग लोकपाल योजना की जो शुरुआत की है वो की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में जो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो फ्रेंड्स, भारत में जो सिक्कों की ढलाई का काम करता है वो करता है वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चिन्हित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में चिन्हित किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय पर कौन बैठता है?
तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय पर बैठता है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। नेक्स्ट है, संगठित क्षेत्र में कौन सा बैंक शीर्ष संस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक संगठित क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो सही आंसर है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। नेक्स्ट है, किस प्रदेश के कारोबार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? तो सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? तो सरकार जो है वो अर्थोपाय ऋण लेती है भारतीय रिजर्व बैंक से। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से साख सृजन में वृद्धि होती है? तो फ्रेंड्स, अगर भारतीय रिजर्व बैंक नकद कोष अनुपात में कमी कर देता है तो साख सृजन में वृद्धि होती है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हमने डिस्कस करे, और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मुद्रा बैंकिंग और नोटबंदी से संबंधित जो हमारी अन्य टॉपिक है या जो अन्य हेडिंग है वो हम नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, उसके बाद आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका कोई क्वेश्चन इससे संबंधित गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।